नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन इंफोटेनमेंट के एक और नए एपिसोड में, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम देव प्रियदर्शी है और ये मेरा दूसरा लेक्चर है साइंस सीरीज में। पिछला लेक्चर आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, कुछ पर्सनल मैसेजेस भी आए, कमेंट भी आए वीडियो के नीचे और काफ़ी खुशी हुई मुझे कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। आने वाले वीडियोज़ भी जो हैं, मुझे उम्मीद है आप इतना ही प्यार देंगे। तो दोस्तों, आईपीएल भी खत्म होने को है और चुनाव भी, लेकिन अब शुरू होने वाला है हमारा असली जो हमारे लिए आईपीएल है, यानी कि हमारा एग्जामिनेशन सीजन। तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और हमारे वीडियोस और नोट्स को जरूर ध्यान से देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और उससे लाभ भी उठा रहे होंगे। तो दोस्तों, पिछले सीरीज में हमने देखा था, पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजी में एक वीडियो बनाया था जिसमें सेल की चर्चा की थी हमने। आज हम केमिस्ट्री पे एक नया लेक्चर लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम केमिस्ट्री, जिस तरह बायोलॉजी में सेल बेसिक स्ट्रक्चर है, तो केमिस्ट्री में बेसिक कुछ भी कहें तो एटम इंपॉर्टेंट है। एटम से ही पूरी की पूरी केमिस्ट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं। एटम इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अगर आप कहें तो ये भी आप उसको कह सकते हैं। तो आज हम दूसरे लेक्चर के साथ आए हैं, उम्मीद है आप लोग इसको भी बहुत पसंद करेंगे। और पिछले वीडियोज में लाइक्स जितने लोग देख रहे थे उतने लोग लाइक नहीं कर रहे थे, कमेंट नहीं कर रहे थे, तो इस बार हमने वीडियो पे टारगेट रखा है 100 लाइक्स का। तो जो भी लोग देखें वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। अगर कोई क्वेरी हो तो जरूर बताएं, कोई सजेशन हो तो जरूर बताएं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा दूसरा लेक्चर केमिस्ट्री में, एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु की संरचना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, पूरा किसी न किसी पार्टिकल से बना है। आज तक हम उन पार्टिकल्स की खोज कर रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट के नाम से, जिसका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि हमें कोई भी पीएचडी नहीं करनी, हमें वही चीज पढ़नी है, वही चीजों पे ध्यान देना है जो क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट्स हो। पढ़ाने के लिए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर मैं खुद से मैं 1% भी नहीं जानता हूं, लेकिन अगर अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें से कितने पॉइंट्स आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और उसी से क्वेश्चन ओरिएंटेड और जो बेसिक से शुरुआत करके हायर लेवल तक जाएंगे, लेकिन उसका जो मेन पॉइंट है सिर्फ उसी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक नाम आया एक साइंटिस्ट का जिसका नाम जॉन डाल्टन था। सबसे पहले इन्होंने ही एटम को डिस्कवर करने का प्रयास किया, या यूं कह लें कि एटम का कॉन्सेप्ट पहली बार जॉन डाल्टन ने दिया। तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटम की चर्चा की थी। तो ये साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एटम को डिस्कवर किसने किया? तो पहला नाम एक साइंटिस्ट का आता है जिसका नाम जॉन डाल्टन है। अब एटम के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक चीजें समझें पहले। एटम है क्या, क्यों है, इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। एटम या फिर परमाणु, हम सभी ने परमाणु बम का नाम सुना हुआ है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के भी नाम सुनते हैं कि ये परमाणु है, या इसका अणु से इसकी चर्चा हुई, अणु, परमाणु, बहुत सारे टर्म हमने बहुत बार सुना है, बचपन से सुनते हैं। एटम, मॉलिक्यूल, उसी में से एटम क्या है? एटम यानी कि परमाणु, किसी भी मैटर की, मैटर जब हम कह रहे हैं तो कुछ भी, एनीथिंग, ये पेन, मैं, आप अगर अपने फोन स्क्रीन पे देख रहे हैं तो वो फोन, पत्थर, पानी, किसी न किसी को, सभी, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। और वो कंप्लीट जो वो मैटर है उसका जो सबसे सूक्ष्म इकाई है, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज द एटम। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। बेसिक डेफिनेशन यही है। इसके बारे में हम इसकी मेन प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है एटम्स की, सबसे पहले कि ये एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि ना तो ये पैदा होता है और ना इसको खत्म किया जा सकता है। जब मैं कहता हूं कि कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि इससे एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका निकल के आता है कि इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, यानी इसको और हम सूक्ष्म नहीं कर सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री पे जब हमारे मन में आता है तो इट्स ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस। हमारे बीच अनगिनत रिएक्शंस हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूं वो भी एक रिएक्शन है, आप सुन रहे हैं वो भी एक रिएक्शन है, कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो पूरे जो भी रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री के, केमिकल रिएक्शंस, उन सभी में एटम डायरेक्टली पार्ट लेता है, यानी कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटम इन एवरी केमिकल रिएक्शन। स्मॉलेस्ट यूनिट cannot be divided further, can neither be created nor be destroyed and take part directly in chemical reactions। परमाणु के बारे में हमने इतना ही जानना है, बेसिक जो इसकी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। अब इसी से हम आगे चलते हुए परमाणु की जब हम बात कर लेते हैं तो हम बात करते हैं अणु की। अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दो या दो से अधिक एटम्स आपस में मिल करके मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। मॉलिक्यूल्स इज ग्रुप ऑफ एटम्स, कुछ लोग इसको आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स जो दो एंड मोर, मैं इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूं, दो या दो से अधिक एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। यानी कि बहुत जरूरी नहीं, किसी भी एलिमेंट में, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, वाटर है, वाटर में H2O है, इसमें अलग अलग हम एटम करें तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं
और ऑक्सीजन के एक एटम है, तो ये कंप्लीट एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम से मिलकर के बना हुआ है। समझ में आ रही बात आप? चलिए मॉलिक्यूल में अब जिस तरीके से हमने उसके प्रॉपर्टीज को देखा था, उसी तरह इसी में है कि ये एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। एटम डायरेक्टली पार्ट करता था किसी भी केमिकल रिएक्शन में, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली पार्ट नहीं करता है। बेसिक डिफरेंस। इससे कई बार रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए इन्हीं 4 स्टेटमेंट से। तो ये स्टेटमेंट्स कोई आसान, इसको ये नहीं समझना है कि बहुत इजी टू गो स्टेटमेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। अगर आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, एनसीईआरटी की कोई भी किताब पढ़ें, तो उसमें जॉन डाल्टन से पहले चर्चा की गई है हमारे वेद उपनिषद थे, उसमें अणु शब्द का जो इस्तेमाल हुआ हमारे वेद और उपनिषदों में किया गया सबसे पहले। तो शुरुआत वहां से होती है और लेटर ऑन हम जानते हैं कि हम लोग उतने विश्वास नहीं रखते उतना, लेकिन शुरुआत अणु जो शब्द आया वो हमारे वैदिक कल्चर से ही आया है। वहीं से एटम को जॉन डाल्टन ने सबसे पहले डिस्कवर किया। इसके हमने स्ट्रक्चर्स को देख लिया, स्ट्रक्चर कह रहे हैं, इसके हमने बेसिक प्रॉपर्टीज को जाना, मॉलिक्यूल के बेसिक प्रॉपर्टीज को जाना। अब जैसे जैसे एटम पे और डिस्कवरीज रिसर्च होने लगे तो 2-3 साइंटिस्ट के इंपॉर्टेंट नाम आए। सबसे पहले जे थॉमसन। मैं एक बार फिर रिपीट करूं कि जितने साइंटिस्ट के नाम मैं रिपीट कर रहा हूं वो अल्टीमेटली आपके गेटवे हैं एग्जाम के, वो साइंटिस्ट के नाम नहीं है, वो एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जे थॉमसन, फिर एक नाम आता है रदरफोर्ड का। इन सभी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्होंने पाया कि एटम जो है वो और भी सूक्ष्म एलिमेंट से बना हुआ है। अब मैं और इसमें डीप जा रहा हूं, जितना इसमें मैं डीप जा रहा हूं उतना ही आपके क्वेश्चन की डाइवर्सिटी बढ़ रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो एटम पे जब जे थॉमसन, रदरफोर्ड ने जब काम करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि एटम्स और छोटे छोटे स्मॉल सब एटॉमिक एलिमेंट्स, रिमेंबर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सॉरी एलिमेंट मैंने कह दिया, सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, जिसमें से सबसे 3 प्रमुख पार्टिकल्स हैं, जिसका सबसे पहला नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो एटम की है वो इन्हीं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे गुजरती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जब मैं पढ़ाऊंगा तो इनको मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं इनको डिनोट करूंगा, इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से, ई और ऊपर में साइन, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। तो अब शुरुआत करते हैं इन तीनों की बारी बारी से, इनके स्ट्रक्चर, इनके और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन पर चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉन, इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिटेल में जाऊं, एक बेसिक फ्रेमवर्क, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी आपको दिखाया था, बेसिक फ्रेमवर्क शुरू किया था, एक बेसिक फ्रेमवर्क शुरू करते हैं। मान लीजिए ये एक एटम है, क्योंकि एटम तो बहुत छोटा होता है, उसको मैं रैंडमली बता रहा हूं। इसमें ये एक मैटर है, इसका एक एटम ले रहे हैं। इस एटम का स्ट्रक्चर जो अल्टीमेटली आया वो इस तरीके से आया। सेंटर में मास कंसंट्रेटेड हुआ, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इन्हीं के चारों तरफ एक पार्टिकुलर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, ये इलेक्ट्रॉन, ब्लैक से मैंने इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया है, यहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं और यहां पे इलेक्ट्रॉन इसी में इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम। अगर आप सोलर सिस्टम में कभी आपने पढ़ा होगा तो ये सन है और सारी की सारी जो पृथ्वी है, वीनस है, जुपिटर है, वो सभी इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो सोलर सिस्टम से ही इक्विवेलेंट हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक है। और इसी को ये जो जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है या रिवॉल्व करता है, इसी को हम सेल कहते हैं। इसी में आगे हम सबसेल की चर्चा करेंगे, इसमें डिटेल जाएंगे। एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको डिनोट किया था कि जब मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊं तो ये आपके दिमाग में रहे कि कहां से ये आया और कहां से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हम शुरुआत हमने की थी इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन, मैं फिर कह रहा हूं हर साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले डिस्कवर किया, डिस्कवरी इसकी हुई जे थॉमसन के द्वारा, याद रखिएगा, जे थॉमसन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम ये। अब मैं तेजी में इसके कैरेक्टर्स को बताता हूं, बहुत लोगों को मालूम भी होगा, एक बार मैं रिवाइज कर दूं कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इस पे चार्ज होता है। एक बात और मैं आपको समझाऊं कि चार्ज क्या होता है। किसी भी, जब बोलते हैं कि वो बंदा चार्ज है, तो मैं इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ओनली द मूवेबल। ये जो है ये ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल, ठीक है। इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, फ्रॉम वन एटम टू अनदर, फ्रॉम वन सेल टू अनदर, क्योंकि यही मूव कर रहा है, ठीक है। ये हुआ। तीसरी चीज, इसमें 3 बेसिक चीजें हर बार हम देखेंगे, इसमें डिटेल अगर हम जाएं तो बहुत है इसमें। इसके जो कैथोड एक्सपेरिमेंट हुए वो सारी चीजें डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जाता। सबसे पहले इसके डिस्कवर किसने किया, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये ट्रांसफरेबल है, एक तरफ से दूसरी तरफ, एक एटम से दूसरे एटम, एक मॉलिक्यूल से दूसरे एटम ये ट्रांसफर हो सकता है। चलिए, अब दूसरा प्रोटॉन, मैं एक बार इसमें लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ताकि तेजी में हो सके, और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, डिस्कवरी जे थॉमसन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, गोल्डस्टीन ने, याद रखिएगा नाम, एकदम याद रखिएगा, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की कौन किसने की, जेम्स चैडविक, या इस तरह से सिर्फ हम चैडविक भी याद रखें, चैडविक, ठीक है। मैं एक ही बार में आपको समझा रहा हूं, ये
इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली इट इज नेगेटिव, मैं नेगेटिव को इस तरह से डिनोट कर रहा हूं, ये पॉजिटिव होता है और ये न्यूट्रल, यानी कि इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है। अब ये ट्रांसफर, एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, ये तीसरा, इट कैन बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल या स्टेबल, ये नॉन ट्रांसफरेबल या स्टेबल, 3 पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें मैंने रेड से इसको डिनोट किया है, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसको एकदम ध्यान से रखें। अब इस पे सबसे एक और बात, इस पे चार्ज कितने होते हैं? चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट चार्ज, एक होता है रिलेटिव चार्ज, ठीक है। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब प्रोटॉन पे, ठीक, ये नेगेटिव जितना होता है उतना ही ये पॉजिटिव होता है, तो +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इस पे चार्ज तो 0 हो गया। रिलेटिवली बात करें, ये चार्ज रिलेटिवली, तो इस पे चार्ज -1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम आगे बात करेंगे तो उस पर डिस्कस करना मैं बताऊंगा नहीं, आपको अपने आप समझ में आना चाहिए। माइनस ये 1 +1 चार्ज, और ये तो न्यूट्रल है ही, कोई दिक्कत। चलिए इसका मास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ पॉइंट्स में बार बार डिनोट कर रहा हूं, इसके मास कितने होते हैं। अब इसमें 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg ये होता है, और इसका भी मास सेम उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का होता है। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए, किसने इसको डिस्कवर किया, थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक। ये नेगेटिवली है, ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है। चार्ज हमने देखे 1.6 इंटू 10 पावर -19, फिर +1.6 इंटू 10 पावर -19, 0, रिलेटिवली चार्ज -1 +1 0, मास इसका, ये तीनों आपको जानना जरूरी है, आगे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जान गए, बेसिक जो चीज इसमें हमको जानना था, इससे ज्यादा हमको जानने की जरूरत फिलहाल हमारे एग्जाम के लिए नहीं है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। मैं इससे पहले एटॉमिक नंबर की चर्चा करूंगा, आपकी बात समझो। आप किसी भी लेवल की तैयारी करते हो, आपको एलिमेंट के बारे में तो मालूम ही होगा, पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने सुना होगा। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 30 तक आपको कंप्लीटली हाइड्रोजन टू जिंक तक याद होने चाहिए। बहुत इजी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोटीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, फेरस, कोबाल्ट, निकल, जिंक एंड कॉपर एंड जिंक, ठीक है। बहुत इजी है याद करना, आप आराम से याद कर सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम करके आप 30 तक कम से कम याद रखो, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड मल्टीपल चैप्टर्स में पूछे जाएंगे, और इससे क्या होगा, आपको बार बार वो याद करना नहीं पड़ेगा, 2 3 4 कितना हो रहा है, क्वेश्चन आया, देखे, याद है, कट, नंबर लेके जाओ आप। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं आपको ये चीज कि एटॉमिक नंबर आपको 1 से लेकर के 30 तक याद रखने की जरूरत है। मैंने रिपीटेड बार याद की, इसलिए मुझे वो फ्लो में याद है। अगर आपको परेशानी हो रही है रिपीट याद करने में, तो एक बार फिर से मैं दोहराता हूं आपको। देखो हाइड्रोजन, जैसे 1 से लेकर के 30 तक हम जाते हैं, ठीक है। 1 और 2 तो सबको याद होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है। तीसरा, चौथा और पांचवा, देखो अब देखो इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, तो बोरोन 5वां पे याद रखो। पहले तुम 5 के टेबल पे चलते जाओ, मैं ये कहता हूं 1 2, 5वां बोरोन, 6ठा कार्बन तो सबको याद होता है कि 6 इज कार्बन, कार्बन, 7वां कार्बन, नाइट्रोजन, 8वां, 9वां, 10वां, 1 से लेकर के 10 तक हम पहले लिख रहे हैं, फिर 11 से लेकर के 20 तक बताएंगे, एकदम बीच में याद, एकदम आसानी से। हाइड्रोजन, हीलियम सबको याद है, 5वां बोरोन, 10वां आपका कौन सा होगा, नोबेल गैस होगा, दैट इज नियोन, ठीक है। अब इसमें कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब 11 में जब हम इस सीरीज में आते हैं, हम 11 12 13 14 15 16 17 18 19, नियोन के बाद सीधा 18वां नंबर, फिर से एक और नोबेल गैस होगा, 8 के टेबल में चलो, 2 अलग, 8 इधर 8 इधर, तो नियोन के बाद कौन सा आता है, आर्गन। आर्गन से ठीक पहले फ्लोरीन, क्लोरीन आता है, और ये बहुत आसान है, आप तुम देखो उल्टा में देखो, फोन, हर चीज के निमोनिक्स है, याद कर सकते हो आराम से आप। हेलिना, हमने बहुत बार याद किया है, हेलिना। हाइड्रोजन तो अलग ही रहता है बेचारा वो, हेलिना। अब बेरिलियम के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे, हमने ये बहुत, जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें बहुत सारा इस तरह का सीक्वेंस है। आप 1 से लेकर के 30 तक बात करो, इसको हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें पीरियोडिक टेबल है, उसमें हम डिटेल में इस पे चर्चा करेंगे। फिर भी आप अगर कोशिश करो 1 से लेकर के 30 तक याद कर ले। इसी तरीके से अलग अलग ट्रिक्स होते हैं हर किसी के, मैं अगले चैप्टर में आप इस पे हम अलग अलग ट्रिक्स पे भी बात करेंगे, 2-4 ट्रिक मैं आपको दूंगा, जो आपको सुटेबल लगेगा आप उस पे याद कर लेना, ठीक है। लेकिन एटॉमिक नंबर के लिए 1 से 30 तक याद ही कर लेना, चलो ठीक है। चलिए एटॉमिक नंबर, मान लो कि कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हम जिसको डिनोट करते हैं X से, यहां पे जो नंबर लिखा होता है पीरियोडिक टेबल में, और यहां पे एक नंबर लिखा होता है पीरियोडिक टेबल में, ये जो होता है ये डिनोट करता है तुमको एटॉमिक नंबर, और ये करता है मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है,
चलिए ये सीक्वेंस याद रखने की जरूरत है। नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर में मास नंबर। कहीं भी एलिमेंट में लिखा हुआ है कि कौन सा मास नंबर है, भूलने की जरूरत नहीं है। ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर। चलो, एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन, वो डिटरमाइन करते हैं उसके एटॉमिक नंबर। मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कंबाइंड नंबर को हम लोग मास नंबर कहते हैं। न्यूट्रल एटम है जिस पे कोई चार्ज नहीं हो, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे 8वां नंबर है इसका एटॉमिक नंबर, और इसका मास नंबर है 16। तो इसका प्रोटॉन कितना हुआ? कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए, इवन यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, आप विश्वास नहीं करोगे कि अगर कोई एक एलिमेंट है तो इसका बताओ कि इसमें प्रोटॉन कितना है, तो जितना इसका एटॉमिक नंबर दैट इज 8। इसमें न्यूट्रॉन कितना है, तो जितना मास नंबर है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 16। प्रोटॉन का वैल्यू है 8 प्लस n इक्वल टू 16, तो n इक्वल टू 8। मतलब मैंने थोड़ा प्रोसेस बता दिया, आप इतना समझो। ये इसका न्यूट्रॉन का नंबर हो गया, तो इसमें प्रोटॉन का नंबर इक्वल्स टू न्यूट्रॉन का नंबर 8, क्योंकि न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल एलिमेंट में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ताकि इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। मैंने आपको पहले क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, न्यूट्रल। चलो चलिए, अब एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर हो गया। मैं यहां पे डिनोट करने के लिए लिख देता हूं प्रोटॉन, और यहां पे होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मत कहना कि बाद में यहां पे लिखा हुआ है मैं बोल कुछ और रहा हूं। अगर न्यूट्रल एलिमेंट है तो प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलिए, अब इस बेसिस पे 2-3 बार क्वेश्चन आए हैं। डायरेक्ट एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, यूपीपीएससी, एक क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा है, बिहार पीएससी में पूछा है, और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स देखे हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। एल्युमिनियम का पूछा आपसे 13-27, रिपीटेडली पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, रिपीटेडली जब मैं बोल रहा हूं। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ दिया 13, न्यूट्रॉन पूछ दिया 27 माइनस 13 कितना हो गया 14, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, न्यूट्रल है तो 13। इसी में नंबर जंबल करके दे दिया, फंस गए, गलती करके आ गए, हो गया बंटाधार। सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, हाइड्रोजन में इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका मास नंबर भी 1 होता है। अब पूछो ये कैसे? इस हाइड्रोजन में कभी भी प्रोटॉन तो होता ही है, न्यूट्रॉन नहीं होता। ये पॉइंट लिख के ले लो, ये बहुत हायर लेवल की बात है और कहीं भी पूछ सकता है, छोटी सी बात है। न्यूट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, ठीक है। चलो, तो एटॉमिक नंबर को मास नंबर के कॉन्सेप्ट है, जिसमें एटॉमिक नंबर को हमने डिनोट किया Z से और मास नंबर को हमने डिनोट किया A से, ठीक है। इसके बेसिस पे 4 टर्म की बात हम करते हैं, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि स्पेस और लगे। सबसे पहले आइसोटोप्स, आइसो बार्स, आइसोटोन्स। पहले इन्हीं तीनों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें सेम Z, डिफरेंट A, मैं लिख रहा हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। सेम A, डिफरेंट Z, सेम न्यूट्रॉन। जैसे देखो किसी भी एलिमेंट में, जैसे एग्जांपल कार्बन 6, इसका 12, इसका 14, 2 तरह के कार्बन होते हैं। 12 3 तरह का होता है, 12, 13, 14 अलग भी होता है, जिसमें मेनली हम लोग देखते हैं 12 और 14 वाले, 12 आइसोटोप और 14 आइसोटोप में। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 सेम, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, ठीक है। अब इसमें आइसोबार्स में अगर हम देखते हैं आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इसका आर्गन पोटेशियम कैल्शियम का मैंने इसलिए कहा कि बार बार याद करते रहो, 20 कैल्शियम, 19 ये और 18 आर्गन मैंने बताया था। अब इसमें सेम मास नंबर 40 वाले भी अब देखो इसमें सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब नेक्स्ट एग्जांपल, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जांपल इसी आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम में ले लेता हूं मैं। एक पोटेशियम आता है जिसका मास नंबर 39 होता है और उसका तो एटॉमिक नंबर हमने पहले ही बात किया है 19 होता है। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है और मास नंबर 40 होता है। अब न्यूट्रॉन का मैंने वैल्यू बताया है, जितना उसका एटॉमिक नंबर हो माइनस प्रोटॉन कर दो, 39 माइनस 19 दैट इज 20, 40 माइनस 20। अब इसमें 40 माइनस 20। अब बताओ दोनों में न्यूट्रॉन का वैल्यू सेम है कि नहीं है? दैट इज कॉल्ड आइसोटोन्स। इसको याद रखो, देखो टोन्स, टोन न यानी न्यूट्रॉन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आइसोटोप्स, हरी सिंह का गाना है ना, एना वीना डोप शोप, उसी का डोप को समझो यहाँ पे टोप याद रहेगा, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। बार्स में डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर। और इसके एग्जांपल्स हमने यहाँ पे डील किए हैं। एग्जांपल से क्वेश्चन कम पूछे हैं, लेकिन इस टर्म से दबा के क्वेश्चन पूछा है, मतलब दबा के रिपीटेड क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए याद रखना ये चीज। अगर ये चीज में नंबर अगर आप गलती करके आते हो, तुम्हारा तो पता नहीं भाई, मुझे बड़ा दुख होगा कि मैंने अपने वीडियो में डाला, आपने देखा और गलती करके आ गए हो। चलो नेक्स्ट, एक बड़ी चीज, बहुत अच्छा ट्रिक दे रहा हूं मैं। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नाम से आइसो का मतलब तो समझ गए होगे, एक समान। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी जिस दो एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो, सेम इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सोडियम, मान लो ये सोडियम प्लस है, सोडियम के बाद क्या आता है? सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस 2 है, मैग्नीशियम के बाद क्या आता है? सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम, अल्युमिनियम प्लस 3 है, ठीक है। प्लस यहां कहने का क्या मतलब है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम होगा। जिस पे प्लस है यानी कि उतने इलेक्ट्रॉन बाबू साहब ने रिलीज कर दिए, यानी उसकी औकात है उतनी कि वो रिलीज कर सके। हम इसमें आगे नेक्स्ट चैप्टर पे चर्चा करेंगे पीरियोडिक टेबल में, पहले भी स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, इसलिए मैं बेसिक चीजें आपको समझा रहा हूं। सेम इलेक्ट्रॉन, अब इसी में देखो, पहले अगर मैं इसको लिख दूं नियोन,
अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? नियोन में 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन एक यहां से प्लस चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, तो इसका इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10, इसमें 2 गया हुआ है 12 होता है, इसमें 13 होता है, इसमें 2 गया हुआ है तो 10, इसमें 3 गया हुआ है तो 10, तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो गई। अभी तक जनरल कंपटीशन में ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। जेई और नीट में रिपीटेडली, मतलब कहो कि हर एक साल क्वेश्चन लगभग है, इसी में पूछ देता है कि इसके साइज क्या होते हैं, इसका साइज क्या है, कौन ज्यादा बड़ा है कौन ज्यादा छोटा है। तो याद रखना, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका साइज सबसे ज्यादा। देख लो, एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा था 13, 12, 11, 10, तो इसका है, तो कम जिसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक में उसका साइज ज्यादा। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं आपको ऐड करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं मैक्सिमम आपको दूं, ताकि उस मैक्सिमम में से मिनिमम आप लो और मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आओ। ठीक है, इसलिए वीडियो जरूर देखो, पूरा देखो। ठीक है, यूट्यूब हमें बताता है कि आप कितने घंटे देख रहे हो वीडियो, कितना आप देख रहे हो, इसलिए ऐसा नहीं कि हम बेवकूफ हैं। हाँ भैया बहुत अच्छा वीडियो आपने बनाया, आप कमेंट करो कम से कम पूरा देख लो यार, और जितना देख लो एक दबा के लाइक भी ठोक दो। मैं वो जोर से दबा के लाइक ठोकने वाला बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक लाइक ठोक के देखा जाओ। चलो 100 लाइक्स हैं, याद रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं, 100 लाइक्स इस बार चाहिए मुझे इस वीडियो पे। जितना शेयर करना है करो, जितने व्यूज बनाने बढ़ाओ, लाइक मुझे इस बार टारगेट 100 का है, पूरा करके दिखाओ। चलो नेक्स्ट, अब मैं बेसिक चीजें जानी, अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं, बहुत छोटा सा, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा डिटेल में जाने से अच्छा है मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की चर्चा करता हूं। मैंने बहुत बार सुना है रेडियो वेव्स होता है, एक्सरे होता है, हम एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे करवाने जाते हैं तो वो एक वेव, एक रे के थ्रू हमारी बॉडी को स्कैन करता है। अल्ट्रा रे हमने सुने हैं, विजिबल सुने हैं, इंफ्रारेड सुने हैं, वो क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसको प्रोपेगेशन के लिए मैं बोल रहा हूं, सिर्फ सुनो, ध्यान से सुनो, इसको प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं यहां बोल रहा हूं, अगर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है, इसका मतलब कि यहां पर एयर है इसलिए मैं बोल पा रहा हूं, अगर एयर नहीं रहता तो मेरी आवाज नहीं सुन पाते। लेकिन इन वेव्स के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसमें कौन कौन से होते हैं देख लो, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स। जी हाँ, माइक्रोवेव्स भी होते हैं, माइक्रोवेव ओवन याद रखोगे ना, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। ठीक है, अब देखो इसको मैंने सजाया है बढ़ते हुए क्रम में, किसके लिए? वेवलेंथ, लैम्डा। वेवलेंथ समझते हो? अगर मान लो ये वेव है, यहां से हमने ऐसी तरह देखा है, ये वेव है, तो ये इसको कहते हैं क्रेस्ट और इसको कहते हैं टर्फ। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग लैम्डा कहते हैं। खैर इसमें बाद में कभी चर्चा करेंगे, मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं। कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे कम वेवलेंथ किसका है? इसका है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? इसका है। इसको याद करने का तरीका बहुत बार मुझसे पूछा, बहुत स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है, इसको याद करने का तरीका क्या है? मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये अनमोल वचन है, कबीर की बानी समझ लो या हनी सिंह का रैप, याद कर लो इसको। ठीक है, अनमोल वचन है, लिख लो, घुसा लो दिमाग में। कोई गम, गम मतलब दुख, तकलीफ, एक्स्ट्रा नहीं, यू, तुम वाला यू भी, तुम भी, चलो मैं इसको तुम कर देता हूं, तुम भी इंडिया में रहो। जैसे सीए है, आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ चुनिंदा लोग जो इंडिया में रह सकते हैं, हम अलाउ करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से है, इस पर प्रदर्शन नीचे मत लिखते रहना। ठीक है, अगर तुम समर्थन में हो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कोई गम, कोई से कॉस्मिक, कोई से कॉस्मिक, गम से गामा, एक्स से एक्सरेस, यू, तुम यानी कि यू, यूवी, अल्ट्रा वायलेट, भी विजिबल, इंडिया का आई, इंफ्रारेड का आई, मे का एम, माइक्रो, और रहो का रा, रेडियो। कोई गम नहीं, तुम भी इंडिया में रहो, सब रह रहे हैं। तो उसी तरीके से कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, इन वेव्स की चर्चा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, और वेवलेंथ का ठीक उल्टा होता है इसका फ्रीक्वेंसी, तो उल्टा में फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अनमोल वचन थे ये, मैं बहुत कम लोगों को बताता हूं, आप लकी हो जो आपको बता रहा हूं, इसलिए दबा के लाइक चाहिए मुझे 100, याद रखना। चलो, और अनमोल वचन चाहिए तो जितने ज्यादा लाइक करोगे उतने अनमोल वचन बाबा जी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। चलो नेक्स्ट, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को देख लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बेसिक चीजों को देखा। एक बस टर्म है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें स्पेक्ट्रम की बात की गई है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब एक रे ऑफ लाइट को अगर हम प्रिज्म समझते हो, प्रिज्म एक होता है ट्रायंगुलर, मतलब ट्रायंगुलर नहीं, इस तरीके का 3 डायमेंशन होता है, इस तरह ट्रायंगल हुआ और नीचे भी ट्रायंगल हुआ, इस तरह ट्रायंगल, ऊपर ट्रायंगल, इस तरीके से प्रिज्म होता है। वो अलग अलग क्वार्ट्ज ग्लास का बनाता है या कुछ भी, इसके थ्रू अगर हम रे को क्लास कराते हैं तो अलग अलग इसके लाइट के डेविएशंस होते हैं, विबग्योर इसी से निकला या इस तरह की चीजें आगे आई। ठीक है, तो इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी में एक स्पेक्ट्रम पूछा, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, याद रखना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन हीलियम प्लस और लिथियम प्लस 2, इसको हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। चलो, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याद रहेगा, याद रखना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बाबा जी के अनमोल वचन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम साथ में याद रखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो, अब हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से हम शुरू कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां से हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो प्लम पुडिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना था, प्लम पुडिंग
या इसी को वाटरमेलन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसको देने वाले थे नन अदर देन हमारे प्यारे जे थॉमसन। मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं ये नाम, रेड से दिख रहा हूं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, याद रखने की जरूरत है। इन्होंने क्या कहा कि मान लो ये एटम को कहा कि ये वाटरमेलन है। वाटरमेलन कभी आपने खाया है? तरबूज। अब तो जाड़े के सीजन आ गया, गर्मी के दिनों में ये पूरा लाल होता है और बीच बीच में छोटे छोटे इसमें बीज होते हैं। जैसे ये लाल पार्ट खाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन ये जो बीज होते हैं इसको खाने में मजा नहीं आता, फेंक देते हैं हम लोग। ऐसे करते हैं। जिस तरीके से आप लोगों को वीडियो बस देख लिया, हाँ आ गया, देखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन देखने में और लाइक करने में मजा नहीं आता, उसी तरीके से ये यहाँ पे ये सीड्स होते हैं। तो जे थॉमसन ने क्या कहा, ये पूरा का पूरा निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है और इसमें बीच बीच में छोटे छोटे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं जो स्टैग्नेंट हैं। ऐसा तो हुआ ही नहीं, तो इसको इसी तरह से खारिज कर दिया गया क्योंकि इसमें इसकी स्टेबिलिटी और इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की चर्चा थी ही नहीं। तो एक बस नाम के लिए जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल दिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अब मेरा इंजन थोड़ा सा गर्म हो गया, ठीक है, अब इंजन गर्म हो गया तो तेज भागेंगे रफ्तार में। तुम आराम से जल्दी जल्दी इसको देखो और याद करते जाओ। रदरफोर्ड, ये फोर्ड वो नहीं है जो गाड़ी वाले होते हैं, नहीं, ये रदरफोर्ड थे। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे के बारे में बार चर्चा कर देता हूं। अल्फा रे कहते हैं हीलियम एटम को जिसका एटॉमिक नंबर ये होता है और मास नंबर ये होता है। चलो क्या उन्होंने किया कि गोल्ड का एक थिन फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल, जैसे एल्युमिनियम फॉइल होता है ना, गोल्ड फॉइल लिया और इसको यहां पर जिंक ZnS, इसको जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, इसके एक स्क्रीन रखा और उसे बम्बार्डमेंट किया एकदम धराधर यहाँ पे रेज उन्होंने भेजे। ठीक है, यहाँ पे उसके एटम्स थे, ये इतना पता नहीं, मैं उसको जूम कर रहा हूँ, उसको एकदम इस तरह ऑप्टिकल जूम करके देख रहा हूँ, तो ये इस तरीके से आया। ठीक है, यहाँ पे धराधर यहाँ पे बम्बार्डमेंट किए जा रहे हैं रेज के, वहां पे अल्फा रेज को उस पे छोड़ा, किस पे, गोल्ड पे। गोल्ड का इसका ये सिंबल का कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स याद रखने की जरूरत है, AU, और सिल्वर का AG याद रखना, गोल्ड को AU में। ठीक है, तो इसमें जब इसमें बम्बार्डमेंट की तो मैं इसीलिए इसके निष्कर्ष भी बता रहा हूं और इसी का एक्सपेरिमेंट भी बता रहा हूं, बाकी चीजें आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगी, इसलिए इसको समझो। जब इसे बम्बार्डमेंट किया तो देखा कि मोस्ट ऑफ द रे, अधिकांश रे जैसे आए वैसे गए, जैसे आए वैसे गए, जैसे आए वैसे गए। ठीक है, कुछ रेज लगभग हल्का डिफ्लेक्शन किया, मतलब हल्का गया, मतलब आउट स्विंगर की तरह थोड़ा सा निकल गया। ठीक है, एकदम हल्का गया, वहां से हल्का सा इसमें डेविएशन हुआ। 10,000 में से एक रे, याद रखना मैं लिख रहा हूं यहां पे क्योंकि जो मैं चीज लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट होगा। 10,000 में से एक रे जैसे गया वैसे ही आया। ठीक है, जिस पाथ पे गया उस पाथ से ही लौट गया, मोस्ट ऑफ द पार कर गया, कुछ हल्का डिफ्लेक्शन हुआ और कुछ जिस पाथ पे गया था उसी पाथ से वापस आ गया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष ये निकला, समझो इस बात को, इससे निष्कर्ष ये निकला कि जब हम इस बात को हम कह रहे थे कि जब मोस्ट ऑफ द, कहीं से मान लो तुम कहीं इस पेपर ढेला में फेंक रहे हैं तो सीधा ढेला निकल गया तो पार कर गया, में कुछ था ही नहीं। यानी कि मोस्ट ऑफ द एटम में जो जगह होता है, मोस्ट ऑफ द एटम में जो जगह होता है वो एम्प्टी होता है, एम्प्टी। ठीक है, और जब हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ यानी कहीं ना कहीं वो टकरा गया बेचारा, यानी जहां से जो टकराया वो कुछ ना कुछ था और कुछ जो उसी का पार्ट रिट्रेस कर गया। मान लो कि तुम किसी पे ढेला फेंक रहे हो, वो भी बलवान है, वही ढेला तुमको उठा के वापस फेंक दिया तुम्हारे देह पे, तो जहां से यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ उसमें मास है, उसमें भार है, उसमें कुछ ताकत है, जहां पे जा रहा है वहीं से वापस आ रहा है। इसका मतलब कि यहां पर सेंटर में कुछ ना कुछ एक हैवी पार्टिकल है जिसी को न्यूक्लियस कहा गया। आगे तो मैंने शुरुआत में कहा था कि हैवी यहां पर कुछ ना कुछ है जिसको न्यूक्लियस कहा गया, जहां से टकरा करके वापस आ रहा था इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस और कुछ पॉजिटिवली चार्ज चीजों के अर्ध गिर्द चक्कर लगाता है एक सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में, यही वो गलती कर दिया, ये जो बोला ना बस उसको वहां पे उसको नकार दिया गया। जैसे मान लो कि आप कहीं जाते हो, किसी कहीं लड़की देखने या लड़का देखने आप गए और जैसे बहुत अच्छा बातचीत चल रहा है वहां पे वो तोतला निकल गया, तो अरे कुछ गड़बड़ आ गया इसमें बात। वही वाली बात यहां पे हुई कि जैसे ही उसने सर्कुलर पाथ कह दिया ना, बस उसका काम खत्म। सर्कुलर पाथ में क्या दिक्कत होती है, सर्कुलर पाथ में ये दिक्कत होता है, सर्कुलर पाथ में कि अगर मान लो कोई एक चार्ज पार्टिकल, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई कर रहा हूं लेकिन जरूरी है आपके लिए, आप छोटे मोटे स्टैंडर्ड वाले थोड़े लोग हो, आप बड़े स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कि ये है चार्ज पार्टिकल, वो अगर सर्कुलर पाथ में अगर घूमता है ना, अगर यहां से घूमना शुरू किया तो वो रेडिएट करता है एनर्जी, वो एनर्जी छोड़ता है। ठीक है, और ऐसा अनुमान किया गया, मुलिकन ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से घूमता रहा तो 10⁻⁻⁴ सेकंड में ये जाकर के इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाएगा, एटम कोलैप्स कर जाएगा। तो 10⁻⁻⁴ सेकंड समझ रहे हो, यानी कि एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये रदरफोर्ड का जो अल्फा रे एक्सपेरिमेंट था उसको वहीं पे नकार दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो सबसे परिपक्व या सबसे अच्छा किसी ने एक्सपेरिमेंट दिया था तो वो थे हमारे प्यारे बोर साहब। बोर ने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे काम किया, बस 2-3 लाइनें समझ लो, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए। बोर ने हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे काम किया, इन्होंने क्वांटम फिजिक्स को यूज किया, क्वांटम फिजिक्स को क्वांटम नंबर्स को, आई एम सॉरी क्वांटम फिजिक्स में दिमाग में चल गया, क्वांटम नंबर्स को यूज किया और उसके कॉन्सेप्ट पे इन्होंने स्ट्रक्चर दिया जो लगभग सटीक था। और इसका एक ही डिमेरिट था कि उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन के बेसिस पे चीजों को जज किया, बाकी क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज तो नहीं है, बहुत सारे स्पीसीज हैं, तो इसको आगे चल के लगभग इनका मॉडल बिल्कुल सटीक बैठा। चलिए
अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं, क्वांटम नंबर की बात करते हैं, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर की चर्चा करेंगे। पहले हम क्वांटम नंबर पे आते हैं। मैं निष्कर्ष पे पहुंच रहा हूं। सबसे पहले क्वांटम थ्योरी जो होता है उसमें एक फॉर्मूला आता है, E = hc by लैम्डा। E जो हुआ एनर्जी हुआ, h को कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट, 6.626 × 10⁻31 या 32 इसका वैल्यू होता है। ठीक है, आप एकदम इसको याद रखिएगा, या इसको अगर 32 ना करके 27 में यूज कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। 27 अर्ग में, क्योंकि वही क्वेश्चंस आए हैं। हालांकि इसको आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते। चलिए, hc by लैम्डा यानी कि एनर्जी बढ़ेगा, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, एनर्जी घटेगी। चलिए, एक एक्सपेरिमेंट हो गया। अब क्वांटम नंबर की बात करते हैं। क्वांटम नंबर, इसमें दो और एक्सपेरिमेंट, दो क्वांटम नंबर से बात करने से पहले हम एक बात करेंगे डी ब्रॉगली की। डी ब्रॉगली, इन्होंने वेवलेंथ की चर्चा, डी ब्रॉगली की चर्चा की। डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि जिस तरह से एक लाइट को हम पार्टिकल और वेव दोनों तरीके से ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल और वेव दोनों तरीके से काम करता है। ये किसने कहा था? डी ब्रॉगली ने कहा था। डी ब्रॉगली ने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन दो तरीके से काम करता है। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उन्होंने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नेचर में भी काम करता है और एक वेव नेचर में भी एक इलेक्ट्रॉन काम करता है। ये डुअल नेचर हुआ, डुअल नेचर, जो हमको डी ब्रॉगली ने कहा था। डी ब्रॉगली। चलिए, अब इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है। तो हमने बहुत सारे हमने साइंटिस्ट के नाम इस पूरे वीडियो लेक्चर में लिए। सारे साइंटिस्ट के नाम मुझे याद चाहिए, याद रखना आप, क्योंकि मेरे अपने लिए नहीं चाहिए भाई, तुम्हारे लिए चाहिए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस में आ रहे हैं। एक और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हुआ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी नहीं नापा जा सकता है। अगर तुमको एग्जैक्ट पोजीशन पता है तो उसका वेलोसिटी, मोमेंटम मैंने लिखा है, मोमेंटम को हम कहते हैं m.v। ये भी तो वेलोसिटी और इसका पोजीशन दोनों एग्जैक्टली एक जगह नहीं नापा जाता। एक दो बार क्वेश्चन आया इसलिए मैंने ये नाम ले लिया है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पोजीशन और उसके वेलोसिटी या मोमेंटम को एक साथ नहीं नापा जा सकता है। इसका एक फॉर्मूला यहां पर आया है, हालांकि फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए क्या बताया ताकि आप याद रख सकें। चलिए, अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजफुल क्वांटम नंबर। मैंने पहले कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा सेल्स में ही रहता है। सेल यानी कि शेल, शुरुआत होता है KLMNOP, इस तरीके से ये कहा जाता है, शेल्स की चर्चा होती है। अब ये शेल हुआ। अब इसमें क्वांटम थ्योरी के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें 4 क्वांटम नंबर आए। ये क्वांटम नंबर हुए 1, 2, 3, 4। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हमने n से डिनोट किया, स्मॉल n से। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको L से डिनोट किए। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल m से, और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। अब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा की गई। एक होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये मैंने इसलिए क्या, क्योंकि मैंने एक चार्ट बनाया। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, भूलना नहीं इसको, मैं रेड कर दे रहा हूं, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रहेगा। 3 रह सकता है, चारों का चारों नहीं रहेगा, याद रखना। एक पॉइंट डील हो गया यहां पे। चलिए, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो आपको किस चीज के बारे में डिनोट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, ये शेल की चर्चा और ऑर्बिट की चर्चा करता है, ऑर्बिट की, ये ऑर्बिटल की, और ये उसके ओरिएंटेशन की चर्चा करता है, और ये उसके स्पिन की। ये उसके बाद ये अगर मान लो किसी का हमको n दिया हुआ है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है n2n², इलेक्ट्रॉन का नंबर। ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट। अब इसको अगर हम डील करें ठीक ढंग से, तो अगर मान लो किसी का n दिया हुआ है 3, तो जितना n होगा उतना ही नंबर l का होगा, लेकिन शुरुआत होगी 0 से। यहां पे 3 है, 3 है, तो 0, 1, 2। समझो इसको, ये समझने की चीज है। मैं इसको मिटा करके फिर से समझाता हूं आपको। डिनोट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इन दोनों में। मान लो इसको n है 2, इसका n है अगर 1, तो l जो है ये शुरुआत ही होता है 0 to n-1 तक, अप टू n। 1 है तो क्या होगा इसका 0। अगर n = 2 है तो क्या होगा 0 और 1। n = 3 है तो क्या होगा 0, 1, 2। वहां पे अपने उस तरह बोलते रहो ताकि तुमको याद रहे। n = 4 है तो क्या होगा 0, 1, 2, 3। 5 होगा तो 0, 1, 2, 3, 4। अब मैंने जो कहा था कि इक्वल होता है, किस लिए? नंबर ऑफ n 2, नंबर ऑफ l 1, 2। आ रही बात समझ में? चलो, अब इसको डिनोट करते हैं। अगर l का वैल्यू 0 है तो इसको कहते हैं s,
ये पॉइंट जो मैं अभी बता रहा हूं, पूरी की पूरी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको कभी लिखना है या पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अगर 1 है वैल्यू तो इसका वैल्यू होता है P, 0 का S, 1 का P, 2 का SP, D और 3 को कहते हैं F। ये दोनों मिल करके किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिफाइन करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। मैं इस पे एग्जांपल्स देकर के आपको डील करूंगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जैसे अगर मान लो n का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो इसमें कौन कौन सा निकलेगा? 3, L कौन कौन सा होगा? 0, 1, 2, तो इसका नेट होगा 3s, 3p और 3d। अब देखो s में सिर्फ एक m, और चलो ये यहां तक समझ में आ गया था आपको। अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने बोला था ओरिएंटेशन को बताता है। ये -L 2 0 2 प्लस L तक जाता है। L का वैल्यू कितना है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो L का वैल्यू यहाँ पे 0 था, तो इसके लिए सिर्फ एक ऑर्बिटल हुआ। यहाँ पे इसके कहां तक वैल्यू होंगे? सिर्फ एक होगा, 1 0। अगर 1 है तो इसके क्या क्या वैल्यू होंगे? -1 0 और +1। 2 है तो क्या वैल्यू होंगे? -2 0 और +2। तो 1 है तो 3 है तो 3 ऑर्बिटल्स बने। 2 है तो सॉरी -2 -1 0 +1 +2। मैंने क्या कहा था? चलते जाता है ना होल नंबर। तो 2 है तो यहाँ पर डी में 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5। ठीक है। अब कोई आपसे पूछे, और हर एक ऑर्बिटल, इसको कहते हैं ऑर्बिटल्स, हर एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। हमेशा याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे। ये स्पिन डिनोट करता है, इसी से आता है चौथा स्पिन क्वांटम नंबर जो मैंने पहले बोला था, जिसको S से डिनोट करते हैं, +½ एंड -½ अब आपको समझ में आ गया कि 2 इलेक्ट्रॉन के कभी भी चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, या तो ये दोनों डिफरेंट हो जाएगा इस ऑर्बिटल में। अब देखो जब ये D है, मान लो 3D में कितने हुए थे? -2 -1 0 +1 +2। तो इसको डिनोट करेंगे, बीच वाले को 0 लिख देंगे, वही इसका है +1 +2 -1 -2। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 अगर मान लो है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप खुद देख लो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। आप मान लो ये चूज करते हो और ये चूज करते हैं, तो इसमें बताओ इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 3, n is 3, L क्या है? D यानी कि 2, SP D 0 1 2। M क्या है? दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों में 3 और 2 दोनों में। M क्या है? इसका -1 है और इसका 0 है। चेंज हो गया, चारों सेम नहीं हुआ ना। यही कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन 3 बार आया है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि चारों के चारों क्वांटम नंबर किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं होंगे। अब जब हम 3D में बात करें, हुम्स रूल की बात करते हैं। अब एक दो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। अगर n का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, n का वैल्यू अगर आपको है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर n के वैल्यू से है तो 2n²। अगर L का वैल्यू दिया हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 × 12 + 1। डन। चलो इस 12 + 1, ये फॉर्मूलाज आपको उतने आते नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आगे एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाओगे। चलो जैसे मैंने कहा था 3D है, 3D में हमने 5 बनाए थे, जिसमें 0 -1 -2 +1 +2 था। अगर D में, अब इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n से नहीं, हम इसमें L में जानेंगे। L का वैल्यू कितना है? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 × 12 + 1 2L यानी कि 4 + 1 5 यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? हुम्स रूल क्या कहता है ये याद रखो। रिमेंबर, एक ऑर्बिटल में पहले सिंगली सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, जब सारे ऑर्बिटल भर जाएंगे तब उसकी पेयरिंग करेंगे। यहाँ पे हुम्स रूल की चर्चा इतनी ही है, सिंगली सब में भरेंगे और फिर उसकी पेयरिंग करेंगे। हुम्स रूल कंप्लीट। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुम्स रूल हमने देख लिया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देख लिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, एक होता है ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल कहता है कि ऑफ-बॉ प्रिंसिपल कि किसी भी ऑर्बिटल में हम तब इलेक्ट्रॉन भरते हैं जब पहले उनमें भरेंगे जिनका एनर्जी लेवल कम होगा। पहले कम एनर्जी वाले को इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर ज्यादा एनर्जी वाले को देंगे, फिर उससे ज्यादा वाले को देंगे। इसके लिए दो लॉज आए, दो छोटे छोटे हुए, n + L रूल और एक n रूल आया। n + L रूल क्या कहता है कि n + L का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जिसका n + L का वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो जिसमें पहले कम होगा पहले उसमें इलेक्ट्रॉन देंगे, जिसमें n + L का वैल्यू कम होगा पहले उसमें इलेक्ट्रॉन देंगे, और जिसमें ज्यादा होगा n का वैल्यू उसमें बाद में देंगे। जैसे 2p और 3d में देखो 2 + 1 3, p का वैल्यू 1 हुआ, यहाँ पे spd में याद रखना, मैंने बताया आपको 3, और यहाँ पे 3 + 2 5। तो पहले किसमें इसमें 3 है, ये 5 है, तो किसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे? पहले 2p में, फिर 3d में भरेंगे। और n रूल, अगर n + L का वैल्यू सेम हो जाए, कि n + L का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो जिसमें n का वैल्यू कम होगा उसका, जिसमें n का वैल्यू कम होगा उसमें एनर्जी भी कम मानी जाएगी। जैसे मान लो 4s है और 4s का वैल्यू कितना हो गया? 4, और 3p है, तो 3p का वैल्यू कितना हो गया? 3 +
1 4, दोनों का वैल्यू 4 हो गया। तो n का वैल्यू किसमें कम है? 3p में। तो पहले 3p में इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर 4s में देंगे। इसी में अब देखो ये जो मेन इसकी जो जितनी थ्योरीज थी मैंने उसको यहाँ पे डील कर लिया है, फिर चाहे वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो या हुंस रूल हो या ऑफ प्रिंसिपल हो, n+l रूल हो या n+1 रूल हो। इसके बाद इसी के आगे बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज होगा। यहाँ इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जितने भी थ्योरीज हमने पढ़े, बेसिक चीजें हमने पढ़ी और बेसिक नाम हमने जाने किसने डिस्कवर किया, किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज हैं, कौन ने किस साइंटिस्ट ने उसको क्या स्टेटमेंट था, क्या एक्सपेरिमेंट था, हमने आइसोबार के बारे में जाना, इसके कुछ प्रिंसिपल्स को जाने, क्वांटम नंबर के बारे में जाना। इसका यूज आने वाले चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को काफी अच्छे से देखिएगा। और मैं लास्ट में एक चीज आपको बताते जाऊंगा, एक चार्ट लिख लो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 4p 5s, इस तरीके से कंटिन्यू जो आगे आते जाता है, जो हमने हुंस रूल ये ऑफ प्रिंसिपल देखा, n+l रूल हुआ। इसके थ्रू हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे दैट इज पीरियोडिसिटी यानी पीरियोडिक टेबल, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, वैलेंसी को देखेंगे, किस तरीके से एटम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, क्या उसके रॉस से उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हमको ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी था। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा वीडियो एक ही पूरा लेक्चर एक वीडियो में समाहित हो जाए, तो एक में कंप्लीट हो जाए ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको पसंद आई होगी वीडियो। मैंने हर वो पॉइंट छूने की कोशिश की, उनको समझाने का प्रयास किया जो पूछे गए हैं रिपीटेडली, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए टू द पॉइंट जो आपको समझने की जरूरत है इस चैप्टर में भी और आने वाले तमाम चैप्टर में जो केमिस्ट्री के होंगे उसके लिए होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर मुझे बताइए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, 2 वीडियो मैंने अभी तक डाला, दोनों में कोई प्रॉब्लम अगर हुआ, कोई क्वेश्चन आपको नहीं बन पाए तो आप हमारे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। और हर आदमी को जितने आप शेयर कर सको उतना शेयर करो और मुझे 100 लाइक्स इस पे चाहिए भाई, प्लीज। देखो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, छोटे भाई की तरह मान लो या अपने टीचर की तरह मान लो, जिस तरीके से आपको देखना है देखो। मुझे हर एक वीडियो पे, क्योंकि इससे अच्छा लगता है कि आप देख रहे हो मेरे वीडियो को, आप लाइक कर रहे हो और पूरा का पूरा वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हमेशा मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।